हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं फरवरी मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 1 को लेकर। इससे पहले मैंने जनवरी मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चल रही है, उसका भी वहाँ पे दिसंबर मंथ तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पे अभी जनवरी मंथ चल रहा है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है, यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ टेलीग्राम या ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों एक साथ एक ही जगह में मिल जाया करेंगे। इसके अलावा जो और भी हमारे फ्रेंड जो पहले के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, वो उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आधा महीना मतलब 60% ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो आज हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं वो पहले के वीडियोस जरूर देख लें, जिससे आपको और भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बीच बीच में आते हैं जो कि मैं पहले से जो ऑलरेडी करा दिया रहता हूँ, तो उसको मैं डीप एनालिसिस में नहीं जाता हूँ। तो इससे क्या होगा, शायद आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप लोग पहले के वीडियोस भी प्लीज़ देख लें। तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आपको एक ग्राम न्यायालय से रिलेटेड होगा और उसके बाद कुछ आपको ट्राइबल्स जो भी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ जानेंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार रहने वाला है। प्लीज़ बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखें और प्लीज़ जो भी कमेंट से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मैं आपसे पूछूं, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली बहुत फायदा होने वाला है। इसके साथ ही आप मेरे साथ पर्सनली भी जुड़ सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां पे आपको मेरे सारे वीडियोस के जो लेक्चर्स के जो अपडेट है ना, वो आपको सही टाइम पे मिल जाया करेंगे। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तीनों के ये तीनों आईडी हो गए और ये टेलीग्राम में भी आपको यहाँ से आपको पीडीएफ का लिंक आपको डायरेक्टली पीडीएफ मतलब डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि आप चैनल के जो पीडीएफ टेलीग्राम है आईडी है, वहां से भी आप जरूर कर सकेंगे। तो इन चैनल का जो टेलीग्राम आईडी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे और भी इनोवेटिव क्लासेस अभी आनी बची हुई है और ऑलरेडी यहाँ पर चल भी रही हैं। जो यूपीएससी, सीएससी और ईपीएफओ में तो मैं खुद ही ले रहा हूँ। इसके अलावा बहुत जल्द स्टेट पीएससी से रिलेटेड बीपीएससी और डब्ल्यूपीसीएस का बहुत ही जल्दी आने वाला है। और अभी मेरे साथ पैरेलली जो आपको इस चैनल के माध्यम से एसएससी और रेलवेज का भी क्लास लिया जा रहा है। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स जो एसएससी या रेलवेज में इंटरेस्टेड है, वो प्लीज़ एक बार वीडियोस जरूर देखें। हो सकता है शायद आप जहां से भी अभी फिलहाल में प्रिपरेशन कर रहे हो, उनसे अगर 1% का भी अगर आपको प्रॉफिट हो, तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी कि मैंने आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सजेस्ट कर पाया। तो इसी के साथ बने रहिए, बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे आपको लेक्चर्स देखने को मिलेगा इसी चैनल में। जो भी फ्रेंड्स हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस और सारे जो भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, वो आपको सही टाइम में मिल जाया करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक हम मैप क्वेश्चन करेंगे। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है आपको एक सीरिया जो कंट्री है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और बहुत सारे वहाँ पे जो इंसर्जेंट से रिलेटेड हमेशा मतलब हालत ख़राब है वहाँ का, तो उससे रिलेटेड हम कुछ एरिया है उससे रिलेटेड जानेंगे कि ये एक एंशिएंट कल्चरल साइट है सीरिया में, जो कि अभी हाल ही में उनका डिस्ट्रक्शन किया गया वहाँ के जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट से, जब सिविल वार वहां पे चल रहा था। ठीक है, ये बात बोला जा रहा है। तो कौन सा जगह वो? इडलिब। ये इडलिब वो जगह है, आपने अगर हाल ही में सलमान खान की जो मूवीज है उसमें अगर आप देखे होंगे तो आपको इडलिब एक जगह का नाम उसमें आया है। ठीक है, वो मूवी वहीं पर उसी जगह को दिखाते हुए शूटिंग किया गया है। तो उसी से एटलीस्ट आप उस मतलब उसको ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट आप याद रखिए कि इडलिब के जो गवर्नमेंट है ना, वहाँ के लगभग 14 मतलब जो भी सीरिया में 14 प्रोविंसेस है ना, जैसे स्टेट्स है हमारे यहाँ वैसे वहाँ प्रोविंसेस है, तो उसमें से इडलिब भी एक जगह है। ये देख पा रहे होंगे आप, और भी आपको अच्छे से क्लैरिटी में मैं आपको इडली दिखा दूंगा थोड़ी देर में। इसके अलावा ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, जो कि तुर्की के साथ बॉर्डर करता है। देख पा रहे होंगे ये हो गया तुर्की। हाल ही में हमने यहाँ से रिलेटेड भी न्यूज़ में पढ़ा था कि तुर्की के जो फोर्स है वो यहाँ पे जब जैसे ही यूएस के ट्रूप्स यहाँ से गए, तो यहाँ पे तुर्की ने अपना फोर्स को पूरा यहाँ पे लगा दिया कि जो किसी भी तरह का इंसर्जेंसी वहाँ होने नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये जो एरिया में ना आपको बहुत सारे आपको जैसे लगभग 190 एंशिएंट जो भी टेल्स मतलब हुआ कि जो भी पहले के जो मतलब होता ना फॉर्मेशन, जो भी आपको मोनूमेंट्स हुआ, ये सारे चीज़ ना वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पाए जाते थे, कैसल्स, चर्चेस, मोनास्ट्रीज। तो इन सब में वहाँ पे बहुत ही एक बॉम्बार्डिंग किया गया है, तोड़ा गया है।
तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा प्यारा सा जगह, उसको ये सब चीज़ वहाँ पे किया जा रहा है एक्टिविटीज, तो इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में बन गया था क्योंकि ये सिविल वार के दौरान ही हुआ है। ठीक है, तो आसपास का लोकेशन आप देख ही पा रहे होंगे, तुर्की हो गया इधर, लेबनान हो गया इधर, उसके अलावा साइप्रस यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाटर बॉडी हो गया एक, ऐसा नहीं है सीरिया पूरा लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको मेडिटेरियन सी भी इसका जो आपको वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये टच करता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको मैप को दिखाता हूँ, सीरिया का मैप, ये हो गया सीरिया और ये हो गया वो इडलिब जगह जो कि आप देख पा रहे हैं तुर्की से ये आपको बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख पा रहे हैं कि ये हो गया आपको मेडिटेरियन सी, इसके अलावा इसका कैपिटल जो है वो डेमास्कस है। इसके अलावा जो जॉर्डन इराक, ये आप देख पा रहे हैं जॉर्डन से यहाँ पे टच कर रहा है, लेबनान से यहाँ पे टच कर रहा है, इसराइल से भी टच कर रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान दीजिएगा, इसराइल से भी ये टच करता है, बट अभी ये जो एरिया है ना आपको ये डिस्प्यूटेड एरिया के में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इराक देख पा रहे होंगे इधर, तो इराक, तुर्की, लेबनान, जॉर्डन, इसराइल, ये सारे कंट्री से ये मतलब बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर का सीरीज। तो पहला टॉपिक हमारा हुआ आपको ग्राम न्यायालय से रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने आपको इमेज भी पहले दिखाया था। तो ये ग्राम न्यायालय से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सारे जितने भी स्टेट्स हैं ना उनको डायरेक्शन दिया कि आप फटाफट जो भी ये ग्राम न्यायालय एक्ट कब का निकाला गया है और अभी तक आप लोग ने ये नोटिफिकेशन तक नहीं निकाला है, तो लगभग मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह का ये टाइम दिया है कि सारे स्टेट्स को कि आप जल्दी से ग्राम न्यायालय बनाएं और अपने जो भी हाई कोर्ट्स है ना उनसे सारा चीज जो भी है ना उनसे सारा सजेशन, उनका सारा सपोर्ट लेते हुए जल्द से जल्द सारे ग्राम न्यायालय 4 सप्ताह के अंदर मतलब 1 महीने के अंदर बनाया जाए। ठीक है, तो आखिर ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि लगभग सिर्फ 11 स्टेट्स, टोटल हमारे यहाँ कितने स्टेट्स है 28 स्टेट है, जिसमें सिर्फ 11, आधे से भी कम, इतने स्टेट्स ही क्या किए अपना ग्राम न्यायालय अपने मतलब नोटिफाई किए हैं कि अपने स्टेट्स में वो बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स क्या है नहीं बनाए हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट जैसे कि केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान, उन्होंने मतलब स्टेबलाइज करने का इशू नोटिफिकेशन किया है। ठीक है, बट ये 11 स्टेट्स ही है टोटल में देखा जाए तो। ठीक है, टोटल 200 मतलब 208 ही ग्राम न्यायालय अभी तक बनाया गया है ये 11 स्टेट्स में, जो कि लगभग 2500 एस्टिमेट किया गया था बनाया जाएगा। कब 12th 5 ईयर जो प्लान है ना, अभी तो 5 ईयर प्लान नहीं है, अभी तो नीति आयोग चल रहा है, तो सोचिए 12th 5 ईयर प्लान में ये सजेशन किया गया था जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो ग्राम न्यायालय आखिर है क्या, तो एक तरह से विलेज कोर्ट जो गांव में होता है ना, सरपंच लोग वहां पे जो बैठते थे, ये वो नहीं है, ये आपको सरपंच की तरह ही आप कह सकते हैं, बट ये वहां पे प्रॉपर लोग जुडिशियल बॉडी वहां पे हायर रहते हैं। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे उसका सारे कंपोजिशन तक बताऊंगा। तो ये आपको जो पावर मिलता है ना ये ग्राम न्यायालय का, ये आपको ग्राम न्यायालय एक्ट से मिलता है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में। तो ये ग्राम न्यायालय एक्ट आपको 2008 से इसको पावर मिलता है कि ये अपना ग्राम न्यायालय स्टेट्स में बनाया जा सके। ठीक है, इसमें जो कंपोजिशन रहते हैं वो प्रिसाइड किया जाता है न्यायाधिकारी, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में हो गया ना, ऐसे न्यायाधिकारी जो है ना उनके द्वारा ये प्रिसाइड किया जाता है। ठीक है, जो हेड होते हैं, जो कि उनके साथ जो होगा ना वो लगभग जो भी वो न्यायाधिकारी होंगे ना वो सेम पावर होंगे, हु विल हैव द सेम पावर, एंजॉय सेम सैलरी एंड बेनिफिट्स ऑफ ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ना उन्हीं के तरह ये न्यायाधिकारी अपना पोस्ट को एंजॉय करेंगे, सारे चीज बेनिफिट सारे उसी के तरह मिलेंगे। ठीक है, और ये जो न्यायाधिकारी है इनको अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसके, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके स्टेट गवर्नमेंट न्यायाधिकारी को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक पार्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको इनका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो आपको मतलब किस एरिया में जो कहाँ तक उनको, जैसे अब एक विलेज है इतना पॉपुलेशन का, ठीक है, तो उनको उसी एरिया में करना है कि और भी आसपास के गांव को करना है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो भी होंगे ना रेस्पेक्टिव स्टेट, वो हाई कोर्ट से अपना कंसल्ट करके वो डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे ये कहाँ तक होगा। ठीक है, इसके अलावा ये न्यायाधिकारी सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दोनों में ही ये पार्टिसिपेट करेंगे। कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा ये आपको टॉपिक का। उसके अलावा जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है ना, मतलब आपको हो गया जो भी पैसे से रिलेटेड, अगर 5 लाख का अगर यदि कोई मतलब 5 लाख का कुछ आपको सिविल केसेस चल रहा है या कुछ करप्शन का केस आया 5 लाख 5 करोड़ का कुछ आया, तो उसके हिसाब से हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे कि न्यायाधिकारी जो है ना न्यायाधिकारी इनको ये दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, तो हाई कोर्ट के हिसाब से चलेगा, यहाँ देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोसीड्यूर जैसा मैंने बताया उसी तरह का फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा जो अपील किया जाएगा ना वो किया जा सकता है क्रिमिनल केसेस को, मतलब कोर्ट ऑफ द सेशन को, कोर्ट ऑफ सेशन जो आप जानते ही होंगे उनको ये किया जाएगा क्रिमिनल केसेस के मैटर में। ठीक है, इसके अलावा व्हिच शैल बी हेड एंड डिस्पोज ऑफ टू विद इन, मतलब 6 महीने के अंदर उनको अपना सजेशन मतलब अपना जो भी है ना
वर्डिक्ट को देना ही पड़ेगा। और सिविल केसेस में भी सेम बात बोल रहा है कि 6 महीने के अंदर में उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मेन सिग्निफिकेंस आपको क्या पता चल रहा है कि वही ना कि ग्राम न्यायालय का जो सेटिंग किया गया है वो इंपॉर्टेंट मेजर से इसलिए लग रहा है क्योंकि ये रिड्यूस करेगा जो भी इतना सारा जो पेंडिंग केसेस पड़ा हुआ है ना आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको ये पूरा तरह से रिड्यूस करेगा, जिसमें पाया भी गया है लगभग कि 50% ये रिड्यूस करेगा बर्डन केसेस का। ठीक है, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो बर्डन है ना वो लगभग 50% तक ये कम कर देगा। ठीक है, बहुत ही उतना इनिशिएटिव है। चलिए देखते हैं जल्द से जल्द सारे स्टेट्स में कब तक फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हो गया हमारा विवाद से विश्वास स्कीम। ठीक है, इसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री जो निर्मला सीतारमण जी है ना उनके द्वारा अपने बजट के स्पीच में ही ये बोला गया कि विवाद से विश्वास स्कीम वो अनाउंस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो एम किया जा रहा है ये कैसे करके मतलब जितना जो नंबर ऑफ आपको पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स केसेस है ना इसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, मतलब रिड्यूस करते करते खत्म कैसे किया जा सके। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस समझ लीजिएगा। उसके अलावा ये जो इसके बारे में अगर जानेंगे ना स्कीम से रिलेटेड तो ये स्पेशली किससे रिलेटेड है, तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020। ठीक है, 2020 से रिलेटेड ये बिल लाया गया है। इसमें क्या स्पेशली जो होंगे जो इसमें प्रेजेंटली जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कमिश्नर के लेवल के या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस फंसे हुए हैं, हाई कोर्ट्स में फंसे हुए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, या सुप्रीम कोर्ट में है या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जो फंसे हुए हैं ना, इन सब को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाए, यही है विवाद से विश्वास स्कीम का मेन फंडा। ठीक है, और इसके अलावा इसको कंप्लीट वेवर देने का बात कर रहा है कि अगर कोई भी अगर 31 मार्च मतलब ये देखिए ये कब आया था, आपको ये फरवरी का कहानी है, तो ये मार्च 31 तक का डेट दिया गया था कि आप जल्द से जल्द अगर टैक्स पे कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। देखिए ठीक है, इस तरह का मतलब अगर जितना जल्दी आपको बर्डन रहेगा, नहीं हम 31 हम तो अभी करें या बाद में करें, हमको पेनल्टी देना ही है, तो क्या करते हैं लेट लतीफ होते हुए ठीक है देखा जाएगा आगे क्या होता है। पर अगर एक डेट दे दिया है कि आपको कोई फाइन नहीं देना होगा 31 मार्च तक, तो एक तरह का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप दे सकते हैं जिससे आपको कोई फाइन ना लगे। बट 31 मार्च से बाद अगर आप फाइन करते हैं मैंने पे करते हैं तो लगभग आपको 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपना टैक्स से। ठीक है, जो कि आपको 30 जून तक ही वैलिडिटी है इसका भी। ठीक है, 30 जून और यहाँ 31 मार्च ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इसका जो मेन सिग्निफिकेंस जो देखा गया इस स्कीम से के तहत कि लगभग 4,83,000 डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है ना उसको ये जो भी पेंडिंग है एपिलेट फोरम्स में इसको ये घटा सकती है। ठीक है, इतना इसमें क्षमता है जो कि किया जा सकता है। चलिए देखते हैं और कितना, ये जो जून तक का बात था 30 जून तक का, चलिए अभी 30 जून तो आने का बचा ही हुआ है, देखते हैं क्या क्या होने का आशंका मतलब क्या क्या हुआ जा सकता है। अगला टॉपिक हो गया आपको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, बीएमसी, तो इसे हम इंपॉर्टेंट आपको एक्ट्स वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बीएमसी जो है ना ये आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज सेट टू टेल द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दैट इट क्रिएटेड लगभग इतना 2 लाख के लगभग में 2.5 लाख के लगभग में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। ठीक है, और लगभग इतना पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एज ऑफ जनवरी 2020। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो एनबीए है ना उन्होंने क्या कहा एनजीटी को, क्योंकि एनजीटी ने फटकार लगाया था, तो एनजीटी को वो बता रहे हैं कि हमने इतना बीएमसी क्रिएट किया है, इसके अलावा इतना पीबीआर भी क्रिएट किया है। ठीक है, ये सब बात अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसलिए न्यूज ये बना कि आखिर है क्या ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स है। इंपॉर्टेंट आपको इस तरह का जो भी आता है ना जो भी एक्ट्स या आर्टिकल से रिलेटेड, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो एक्ट है ना ये चीज हमारा बन जाता है इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले में लिखे थे। ठीक है, ये चीज हम इसको बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, ये ध्यान देना होगा कि इसके तहत ही एनजीटी ने क्या किया था, हेयर किया था, मतलब अपना केस को देखा था कि फुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकेगा इन सारे बीएमसी और आपको पीबीआर का। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत बोला जाता है कि कैसे करके प्रमोट किया जा सकेगा कंजर्वेशन का, सस्टेनेबल यूज का, और कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लोकल बॉडीज, जो पूरे लोकल बॉडीज के द्वारा, ये सब चीज इस एक्ट के तहत बोला जाता है। ठीक है, लोकल बॉडीज के द्वारा ध्यान दीजिएगा पूरे कंट्री में। इसमें जो कंपोजिशन में रखा गया है ये चेयरपर्सन होंगे और उसके साथ 6 से ज्यादा मेंबर्स नहीं रखा जाएगा, वो भी नॉमिनेटेड होगा लोकल बॉडी के द्वारा ही। ठीक है, जो भी लोकल बॉडी है ना पंचायत लेवल के उनके द्वारा ही होगा। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो भी उसमें से भी जो लोकल बॉडी जो होंगे ना उसमें 1/3 जो होंगे वो वुमेन होंगे, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड है यहाँ का 1/3 वुमेन होंगे, और 18% से
कम का कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के नहीं होंगे। 18% से ज़्यादा ही मिनिमम रखना होगा SC ST के लोग वहाँ में हो, ठीक है। इसके अलावा जो इसका मेन फंक्शन बताया जा रहा है कि ये स्पेशली प्रिपेयर करेगा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, कि कैसे करके ये मतलब एक तरह से कंजर्व किया जा सके, कैसे करके रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। और वो किसके साथ कंसल्ट करेंगे, वो लोकल पीपल के साथ कंसल्ट करके। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ का लोकल पीपल, ना कि आपको स्टेट गवर्नमेंट या पंचायत लेवल कुछ भी, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अपने अगला टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक हो गया आपको नेग्लेक्टेड डिजीज से रिलेटेड। इसे हम हेल्थ मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे, डिजीज से रिलेटेड है ऑफकोर्स। हाँ, तो 30 जनवरी 2020, ठीक है, 30 जनवरी 2020 को ये फर्स्ट टाइम देखा गया कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। वर्ल्ड एनटीडी डे, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है। और ये 30 जनवरी को क्या हुआ है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में हम उनसे जुड़ा ही कोई चीज सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन बताया जा रहा है, मेन जो 2 क्लॉज रखा गया है, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से रिलेटेड बोल रहे हैं कि जो एम्बिशन रखा गया है कि कैसे करके स्टिमुलेट किया जा सके और इनोवेशन किया जा सके, जिससे हेल्थ नीड्स जो भी है वो कैसे करके वो पूरा किया जा सकेगा, और सारे जो भी नए नए ड्रग्स हैं वो एफोर्डेबल वे में मिल सकेंगे जो भी आम जनता को। ये सब चीज को यहाँ ध्यान देते हुए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, बट वो कहीं भी ये नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि कैसे करके ये नेग्लेक्टेड डिजीज को टैकल करने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे इस क्लॉज के तहत ये बोला जा रहा है कि जनवरी 30 को जो सेलिब्रेट किया गया है, ये नेशनल क्यों ये डे सेलिब्रेट करने का नौबत आया, क्योंकि हम देखिए पॉलिसी रखे बट कहीं भी ये स्पेसिफिकली टैकल ये नेग्लेक्टेड डिजीज से रिलेटेड नहीं बताया गया, ठीक है। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज 2018 ये, ठीक है, वो 17 था, ये 18 है। वो इंक्लूड करता है लगभग इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीजेस एंड आइडेंटिफाइज अ नीड टू सपोर्ट रिसर्च ऑन ट्रीटमेंट्स फॉर रेयर डिजीजेस, ठीक है। ये रेयर डिजीजेस से रिलेटेड फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे करके इसके इंक्लूड किया जाएगा इसको जो भी ये पॉलिसी में, कि कैसे करके रेयर डिजीजेस को भी यहाँ पे हमें लड़ना है उससे, ठीक है। तो आपको पॉलिसी में ये सब चीज भी इंक्लूड करना होगा। तो आखिर ये नेग्लेक्टेड डिजीजेस है क्या। So, जो भी पीपल जो मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस डिजीज आर ऑफन पुअरेस्ट पॉपुलेशन, जो भी ये नेग्लेक्टेड डिजीज का जो शिकार होता है ना, वो गरीब इंसान के लोग, गरीब लोग ही होते हैं। क्योंकि वो क्या नेग्लेक्ट करते हैं, उनके या तो वो पैसों की वजह से, या उनके पास टाइम नहीं है कि वो जा सके, है ना। अब मान लीजिए अगर हॉस्पिटल जाने में 3 घंटे उनका जाता है, 3 से 4 घंटा अगर गया, तो 3 अगर उनका 1 घंटा में उनको वो 50 रुपए भी कमा रहे हैं या 20 रुपए कमा रहे हैं, जिससे उनका पूरा दिन गुजरेगा, 3 घंटा में सोचिए कितना का लॉस होगा। तो इसलिए वो लोग अपना नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो नेग्लेक्टेड ज्यादातर आपको पूरेस्ट पॉपुलेशन में दिखने मिलेगा। स्पेशली जो लोग रिमोट एरियाज में है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी है नहीं, तो वो जाना पसंद नहीं, बोलते अवॉइड करते हैं, ठीक हो जाएगा ये सोच के, है ना। तो ये सब चीज, उसके बाद स्लम एरियाज जो भी है ना, स्लम लोग जो भी अर्बन्स में है वहाँ पर भी, तो ये सब सारे चीज की वजह से कुछ चैलेंजेस और कंसर्न हमारे सामने आए हैं कि जो ट्रॉपिकल जो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, ये लगभग 1 बिलियन पीपल से ज्यादा के पास ये है, ठीक है। जिसमें से प्राइमरी जो है ना वो पुअर पॉपुलेशन में है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, और लगभग 70% ऑफ द कंट्रीज और टेरिटरीज में ना वो देखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है वो लो इनकम वाले लोग है। मतलब सब मिला के जो गरीब लोग हैं ना, उनके पास ही ये नेग्लेक्टेड डिजीज, क्योंकि अमीर लोगों के पास पैसा है, उनके पास अगर छींक भी आया तो भी वो दवाई चले जाएंगे डॉक्टर के पास, बट गरीब लोग के पास आएंगे तो क्या वो बहुत एक टाइम चला, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट उनका रीच हो जाता है, तब जाके वो सोचते हैं अब कुछ उपाय नहीं है, वो भी जाएंगे, वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का खोज लगाएंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके जो भी यहाँ पे हमने देखा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेंस राइटिंग में भी काफी यूज हो सकता है, प्रीलिम्स में तो आपको ये जो फैक्चुअल चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया टॉप रिस्क, ठीक है। अगला टॉपिक टॉप रिस्क, ध्यान दीजिएगा, ये टॉप रिस्क 2020 जिसे हम आपको इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट बॉडीज, क्योंकि जिन्होंने ये निकाला है ये टॉप रिस्क 2020, वो है यूरेशिया ग्रुप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसके बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। उन्होंने ये रिपोर्ट निकाला है, और ये देखिए यूरेशिया ग्रुप है, बट ऐसा नहीं है ये यूरेशिया आपको एशिया में या यूरोप में है, ये आपको यूएस का एक इन्फ्लुएंसर रिस्क असेसमेंट कंपनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये यूएस का एक रिस्क असेसमेंट कंपनी है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, जो कि जिसका नाम है यूरेशिया ग्रुप। ये जो ऑब्जर्वेशन निकाला इंडिया से रिलेटेड, तो उन्होंने बोला अपने रिपोर्ट में कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप जियोपॉलिटिकल रिस्क। जियोपॉलिटिकल रिस्क मतलब ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी हो रहा है ना, आपको वर्ल्ड का सबसे टॉप रिस्क आपको इंडिया में देखने मिलेगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है उससे रिलेटेड टॉप में आता है, जो कि 5th हाईएस्ट है पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है।
इसके अलावा जो हाल ही में पीएम मोदी जी ने अभी यूएस का जो दौरा किया या यूएस के जो ट्रम्प है वो यहाँ पे आने से रिलेटेड हुआ, वो सब सारे चीज ना बहुत ही फ्लक्चुएशन वे में देखा जा रहा है। क्योंकि कल को अगर जी 2020 में जब अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प वहां नहीं रहते हैं अपने प्रेसिडेंशियल अपने पोस्ट पे इस बार के वोट के बाद, तो फिर क्या होगा, क्या रिलेशन होगा। तो ये जो जियो पॉलिटिकल एक्ट जो हमारे रिलेशन है ना, उसमें कुछ उछाल आ सकती है। तो इसलिए ये सब चीज को लेके बहुत बड़ा रिस्क लिया जा रहा है हमारे कंट्री के द्वारा। तो उसमें हम लोग रिस्क लेने में हम 5th हाईएस्ट आए हैं। ठीक है, उसके अलावा इम्पैक्ट ये भी देखा गया है कि 2020 में ये लगभग इंटेंसिफाइड कम्युनल या सेक्रेटेरियन इंस्टेबिलिटी पाया गया। तो हम सुने ही हैं जो आर्टिकल 370 और एनआरसी और एनपीआर से रिलेटेड जो भी इश्यूज उठे हैं, और उसके अलावा एंटी सीए एक्ट से रिलेटेड, है ना। इसके अलावा मोदी ने बहुत ही मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लगभग बहुत ही कम स्पेस रखा है। मतलब एक कैसे करके वो सारे स्किल और केयर जो थे ना, जो भी वहाँ के मैन्यूवर जो भी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स थे, उनसे रिलेटेड बहुत ही कम स्केल रखा है, बहुत ही लेस रूम इसलिए बोला जा रहा है, जिससे कि जो भी इकोनॉमी है ना, जो स्टार्ट कैसे करके स्टार्ट किया जा सके, इस बहुत कम रूम में देखा जा रहा है इसको कि इकोनॉमी को कैसे बूम किया जाए। इसीलिए पाया गया है लगभग पिछले 6 साल में सबसे लोएस्ट इस बार का ग्रोथ, मतलब 4.5%। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 4.5% है तो हम लोग बहुत ज्यादा चले गए, हम तो फिर भी प्लस के में चल रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, बस बहुत लो ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, 4 आप अगर दूसरे कंट्रीज का देखोगे, आप स्पेशली चाइना या यूएस को देखोगे, तो उनका हालत तो हमारे से बहुत खराब है ग्रोथ के मामले में। तो ऐसा नहीं है हम हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, बट हाँ ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि हम ग्रोथ हमारा कम रहा है। किसी भी चीज का अगर ग्रोथ कम जाता है तो आपको टेंशन आ जाता है। अगर आपका हेयर का ही ग्रोथ है, आप हेयर अगर ग्रोथ नहीं आ रहे बाल आपके सर पे, तो आपको टेंशन हो रहा है कि हेयर फॉल में स्टार्ट हो गया सर। तो आपको टेंशन वाली तो बात है, ऐसा नहीं है कि आप इससे पूरा ही डाउन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा ग्लोबल सिनेरियो में देखा जा रहा है कि यूएस और उनके जो भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से टूट के रख दिए हैं, जो कि टॉप ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ द ईयर यूएस को ही दिया गया है। क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा इनिशिएटिव लिया है, वो सारे अपने डील से निकल गए हैं। उसके बाद अपने जो भी मेक्सिको के और यूएस के बीच में वो दीवार बनाना चाह रहे थे, और एक तरफ फिर से वो मेक्सिको और कनाडा को लेकर उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज उछाल तरफ देखा गया, जो कि आपको 2020 में ही लास्ट में आपको यूएस में इलेक्शन भी होने वाले हैं प्रेसिडेंशियलशिप के। तो ये सब चीज की वजह से बहुत नंबर 1 में रहे हैं आपको ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क में। ठीक है, इसके अलावा जो टॉप रिस्क जो भी है वो इंक्लूड करता है क्या, डीकपलिंग बिटवीन यूएस एंड चाइना। जो यूएस और चाइना के बीच जो ये डीकपलिंग हुआ ना, ये सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर, सबसे ज्यादा इशू रहा है कि कैसे करके ये आपको यूएस सबसे टॉप में चला गया है रिस्क ऑफ द मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क में। ठीक है, तो ये सब कुछ था आपको यूएस और इससे रिलेटेड था, और हम भी इसका पार्ट है। और यूरेशिया ग्रुप ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD। इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि बहुत ही उतना इनिशिएटिव, बहुत ही उतना ये टेक्नोलॉजी लेके आया गया है IIT मद्रास के द्वारा। तो कौन सा बॉडी है वो, IIT मद्रास जो लेके आया है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इनके द्वारा ये डेवलप किया गया एक डेटाबेस। ठीक है, ये आपको डेटाबेस है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, जो कि इंप्लीमेंट किया गया है पर एनआईसी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, एनआईसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, बट डेवलप्ड IIT मद्रास के द्वारा। लगभग 258 करोड़ का लगभग खर्च करके, और आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया गया। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के तीनों जो भी स्टेटमेंट है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि पायलट बेसिस पे आपको 6 स्टेट्स में पहले ये रन करा जा रहा है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। यानी आपको जो साउथ के है उसमें तमिलनाडु और कर्नाटका आ गया, वेस्ट में आपको मध्य प्रदेश आ गया और राजस्थान आ गया, और सेंट्रल में तो मध्य प्रदेश हो गया, सॉरी वेस्ट में आपको महाराष्ट्र, आपको राजस्थान और महाराष्ट्र आ गया, सेंट्रल में मध्य प्रदेश है, और आपको नॉर्थ में उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये सारे 6 स्टेट्स में आपको एज अ पायलट बेस पे ये लेके स्टार्ट किया जाएगा। फिर देखा जाएगा क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, उसका लूप होल सबको ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये IRAD जो है ये वर्क कैसे करता है ये जान लेते हैं। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एनेबल करेगा जितने भी पुलिस पर्सनल है ना, जो भी पुलिस वगैरह है, पुलिस चाहे हवलदार हो, इंस्पेक्टर हो, जो भी हो, उनको उनको एक डेटा फीड करना होगा जब भी वो रोड एक्सीडेंट देखते हैं। जब भी, क्योंकि रोड एक्सीडेंट होगा सबसे पहले कॉल किसको जाएगा, पुलिस को और एम्बुलेंस को जाता है। तो पुलिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, क्योंकि एम्बुलेंस जो भी है ना, उनको और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
होते रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस वाले के पास भी होते हैं, पर लाइफ रिस्क का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए एम्बुलेंस को यहाँ नहीं लिया गया है, आपको रोड एक्सीडेंट जो कि पुलिस से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट हो तो उनको फोटोज और वीडियोस लेके इस एप्लीकेशन की मदद से आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड करना होगा। जैसे ही अपलोड किया जाएगा वो लोकेशन के हिसाब से, तो एक यूनिक आईडी है ना वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो यूनिक आईडी जनरेट होगा, उस एरिया जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया के जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ना उसके इंजीनियर को एक मैसेज चला जाएगा कि आपके एरिया में एक एक्सीडेंट हुआ है, या लोकल बॉडी जो भी हो, पंचायत वगैरह कोई भी, तो उनको भी एक अलर्ट चला जाएगा मोबाइल डिवाइस की मदद से। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उनके बाद वो जो लोकल बॉडी या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग हैं ना उनको वो साइट पे विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी एक्सीडेंट साइट है ना उनको विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एग्जामाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी फीडबैक है ना वो लगेगा उस एक्सीडेंट से रिलेटेड, क्या हुआ क्यों हुआ, उनको वो एक रोड का डिजाइन बनाते हुए उनको फीड करना होगा उस एप्लीकेशन में। ठीक है, और जब डेटा उनके द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा तब वो एनालाइज किया जाएगा किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद फिर उनके द्वारा ही रिटर्न में सजेशन दिया जाएगा कि कैसे करके करेक्टिव किया जा सके, जिससे क्या होगा, रोड का डिजाइन जो भी है जिसमें कोई डिफेक्ट्स आया है या लूप होल्स है तो उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत ही उतना इनिशिएटिव है, जिससे क्या होगा, रोड यूजर्स को ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पब्लिक और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या लोकल बॉडी ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल पब्लिक जो है ना वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, रोड यूजर्स जो भी है अगर देख रहे हैं सड़क में एक्सीडेंट हो गया तो ये एप्लीकेशन आप आराम से खोले और उसके बाद फिर फोटो और ये सब अपलोड कर दे। जैसे अपलोड करेंगे कि यूनिक आईडी होगा जनरेट, और वहां के जो लोकल है उनको ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, तो उम्मीद किया जा सकता है इसे जल्दी ही पूरे कंट्री में ये लाया जाएगा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट का ये मतलब एक तरह से मैं नहीं बोल सकता 100% ये शायद मतलब सक्सेस ही होने वाला है, बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आखिर नहीं से कुछ तो सही है ना। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया हमारा कमिश्नरेट सिस्टम से रिलेटेड, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ और नोएडा एरिया काफी ज्यादा हमेशा ही पूरे साल न्यूज में बना रहते हैं, तो उससे रिलेटेड अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के सीएम है, उनके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि कमिश्नरेट सिस्टम लाया जाएगा, जो कि पुलिसिंग का है, आप जानते ही होंगे शायद, वो आपको स्टेट के जो कैपिटल लखनऊ है वहां पे और आपको नोएडा में, ठीक है, ये दोनों एरिया में आपको कमिश्नरेट सिस्टम लाया जा रहा है। क्या है ये कमिश्नरेट सिस्टम, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए ये भी जानते हैं। तो ये कमिश्नरेट सिस्टम जो है ना, आपको एक तरह से ये हुआ कि आपको पूरा किसी भी एरिया को अगर यदि आपको ऐसा, उनको जो भी वहाँ के गवर्नमेंट है या जो भी उनके बॉडी है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे के पूरा आपको पुलिस में ही दिया जाता है। ठीक है, मतलब देखिए किसी भी एरिया को कौन कौन संभालते हैं, तीन टाइप के लोग होते हैं, जो तीन टाइप के ऑफिसर्स जो संभालते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट को। एक हो गया आईएएस, एक हो गया आईएएस, दूसरा हो गया आपको आईपीएस, और तीसरा हो गया आपको आईएफएस यानी फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये तीनों ही जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड को डील करते हैं, ये आपको पुलिस से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद ये आपको फिर आईएएस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है ना, ये सारा डील करते हैं। बट किसी किसी जगह में सिचुएशन को देखते हुए वहां के गवर्नमेंट जो भी है ना वो क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, और उनके बाद वो क्या करते हैं, जो भी आपको मजिस्ट्रेट है ना वो हटा देते हैं, और स्टेट में जो आपको आईपीएस है ना पुलिस, उनको ये कमिश्नर, वो पुलिस लाइन में ही पुलिसिंग से रिलेटेड ही वो कमिश्नरेट सिस्टम लेके आ जाते हैं, जहां पे आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस तक का उनको हेड बना दिया जाता है यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर के तौर पे। ठीक है, और उनको रिस्पॉन्सिबल दे दिया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सारे पूरे सिटी का फोर्स उनको कंट्रोल में दे दिया जाता है, और सारे कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड वही अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, वे ही जो भी होंगे ना कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो ही अकाउंटेबल होंगे पूरे वो एरिया से रिलेटेड, और वो अकाउंट किसको करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली अकाउंट करेंगे, ना कि बीच में कोई भी होंगे। ठीक है, और ये जो ऑफिस है ना, जो आपको मैजिस्ट्रियल पावर्स भी इनको दिया जाता है, क्योंकि आईएएस जो भी होंगे उनको तो वहां से आपको दूसरे जगह भेज दिया जाता है, तब क्या कहते हैं मैजिस्ट्रियल पावर भी ना ये कमिश्नर ऑफ पुलिस को ही उस जगह में दे दिया जाता है। ठीक है, जिसमें वो रेगुलेशन से लेके, कंट्रोल से लेके, लाइसेंसिंग तक का काम वो पुलिस में ही आ जाता है। सोच सकते हैं कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या पुलिस जो भी हो, आईपीएस हो, वो क्या लाइसेंसिंग का काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जब कमिश्नरेट सिस्टम किसी जगह में लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये जो कमिश्नरेट आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है ना, ये आपको ड्रॉन करेंगे सारे, कौन कौन होंगे, आपको मिनिमम जो पोस्ट होंगे ना, जो रैंक होंगे, वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के रैंक वाले लोग को यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिनको असिस्ट करेंगे स्पेशल या ज्वाइंट या एडिशनल या डिप्टी कमिश्नर्स। ठीक है, ये लोग उनको असिस्ट करेंगे एज अ किसको करेंगे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल वाले रैंक को। ठीक है, तो
ये कहाँ कहाँ और कैसे करके ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो देखिए, आप जैसा जानते हैं कि 7th शेड्यूल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो 7th शेड्यूल में बोला गया है कि पुलिस जो है कहाँ कहाँ स्टेट का लिस्ट है। जब पुलिस अगर स्टेट का लिस्ट है तो क्या होगा कि इंडिविजुअल अपना अपना स्टेट्स जो भी है वो पर्टिकुलर एरिया में अपना एक लेके आ सकते हैं। ये आपको कमिश्नरेट सिस्टम का ये उनके ऊपर है, ठीक है, ये कोई सेंट्रल की तरफ से आदेश नहीं गया था, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ जो फोर्स है, ये जो किस तरह से कहाँ पे ये सिस्टम ऑफ फोर्स अभी तक है या और आगे आने वाला या ऑलरेडी हैं अभी प्रेजेंट, तो आपको ये लगभग 4 सिटीज जो कि कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई, यहाँ पे आपको कमिश्नरेट सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा, ये चारों आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, पर दिल्ली यहाँ पे नहीं है। दिल्ली क्योंकि दिल्ली पुलिस तो किस में आता है, ये ऑलरेडी आपको सेंट्रल के अंडर में ही आता है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस एक्ट से ले रहे हैं, बट वो सारा कंट्रोल किन के पास रहता है, ये आपको सेंट्रल के अंदर है क्योंकि वो कैपिटल है। बट ये देखिए, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और यहाँ पे आपको दिल्ली की जगह में हैदराबाद, ये चारों जो एरिया है ना, ये आपको यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है, ठीक है। और ये एरिया वो लोग हैं जहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो रहे हैं, ठीक है, या जहाँ पे स्टेट्स को लगता है कि वहाँ पे अभी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको इतना इश्यूज हो रहे हैं और रैपिड अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं किसी एरिया में, तो स्टेट क्या कर सकते हैं, वो एरिया में अपना ये कमिश्नरेट सिस्टम लेके आ सकते हैं। इसलिए यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो लखनऊ और नोएडा में लेके आ गए वो, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो 6 नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट जो आया गया था 1983 में, उनके द्वारा भी रिकमेंड किया गया था कि जहां पर भी पॉपुलेशन, जिस भी सिटीज का पॉपुलेशन 5 लाख या उससे ज्यादा हो, तो वहां पे आपको एक इस तरह का जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है ना, ये वहां लेके आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 6 नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ का, जो कि 1983 में आया था। उसके अलावा इतने सालों में ये हुआ कि ये एक्सटेंड किया गया बहुत सारे सिटीज में, ठीक है। जब से ये रिकमेंड किया गया तब से बहुत सारे सिटीज में ये एक्सटेंड किया गया, यहाँ तक कि दिल्ली में भी ये एक्सटेंड किया गया, पुणे में भी किया, बैंगलोर में भी किया, अहमदाबाद में भी किया गया। बट अभी जनवरी 2069 के अंदर 53 सिटीज में ये आपको सिस्टम लागू है, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक और कुछ कुछ आपको फैक्ट्स पता चल गया। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया हमारा मालदीव से रिलेटेड। तो इंडिया और मालदीव से रिलेटेड हमें जानना है, तो इसे हम इंपॉर्टेंट रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। सॉरी। तो ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि हाल ही में इंडिया ने अपना स्टेप लिया कि कैसे करके वो मालदीव्स को हेल्प करेंगे मीजल से उनको लड़ने में, ठीक है। तो मीजल से लड़ने में हमने क्या मालदीव्स को हेल्प किया, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको न्यूज में आ गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गला खराब हो गया था। तो इंडिया और मालदीव से रिलेटेड टैकल करने में हमने उनको हेल्प किया, मतलब मालदीव्स को हमने मिसाइल से फाइट करने में हमने उनको मदद किया, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में बन गया था। तो चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है आपको स्पेशली, इसमें स्पेशली बोला जा रहा है कि जो इंडियन एम्बेसी है ना, जो माले, जो कि आपको मालदीव्स का कैपिटल है, वहां पे उन्होंने हैंड ओवर किया लगभग 30,000 डोसेस ऑफ मिसाइल्स, किसको, मालदीव्स को, जो कि माले वहां का कैपिटल है, जिससे वो मिसाइल्स और रूबेला जो नामक जो है ना, उन बीमारी से वो लड़ सके। तो उनके वैक्सीन को हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, मालदीवियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री, उनको ये दिया गया ताकि जल्द से जल्द वो मिसाइल्स फ्री हो सके, ठीक है। तो ये देखा गया कि लगभग 3 साल के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर भी कर दिया कि वो मिसाइल्स फ्री हो चुके हैं, ठीक है। तो इस सब की वजह से और ज्यादा न्यूज में थी क्योंकि WHO भी यहाँ पे आ गया था, और ये बात तो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो बैकग्राउंड से रिलेटेड जानते हैं कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इनिशिएटिव लिया था कि कैसे करके इवन एज द 2 कंट्रीज इंप्लीमेंट द मेमोरेंडम ऑफ, जो MOU हमने साइन किया है मतलब इंडिया और मालदीव्स के बीच में, कि कैसे करके हम हेल्थ में कॉपरेशन करेंगे। फिर भी हम क्या किए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब माले विजिट किए थे 2019 में, उसी वक्त हमने ये साइन किए थे, तभी जाके इस तरह का इनिशिएटिव और भी हमने लिया है कि 30,000 डोसेज, जो कि मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड तो करना बहुत ही अच्छा बात है। और आपने सुना भी होगा कि पूरे वर्ल्ड में हम अभी कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे कंट्रीज को डिफरेंट चीज़ हम पहुँचाए जा रहे हैं, जो भी डेवलपिंग नेशन है। यहाँ तक कि डेवलप नेशन जो कि US को भी हमने बहुत सारे जो भी मेडिसिन हैं उनको जो लगना था वो हमने उनको दिया है, ठीक है। तो हल्का फुल्का न्यूज में रखिए, ये माले से रिलेटेड हमने हेल्प किया है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि मेजल से रिलेटेड हमने किस कंट्री को मदद किया है फाइट करने में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया हमारा हॉर्मुज, जो पीस इनिशिएटिव है ना, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए बना था क्योंकि ईरान वहाँ पे इन्वॉल्व है और ईरान के साथ हम बहुत ही अच्छा डील कर रहे हैं, है ना। तो ईरान के साथ क्या डील कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं।
तो ईरान का डील बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, बट ईरान से जुड़ा हुआ कुछ कुछ चीज पढ़ेंगे जिसमें हम भी शामिल हैं। क्या है वो? तो हाल ही में हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, हॉर्मुज एक जगह है, हमने हाल ही में आपको बताया था कि हमने अपने जो भी वेसल्स हैं वहां से लाने के लिए हमने अपने इंडियन नेवी के वहां पे फोर्स गए थे, और हमारे जो भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं ना वेसल्स का, तो वहां से वो सही सलामत लेके आए थे। ठीक है, तो इतना ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स चल रहा था ना वो स्ट्रेट में, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पे, इसीलिए हमने ईरान के साथ कुछ मीटिंग किया। सिर्फ हम नहीं थे, हमारे साथ ओमन थे, अफगानिस्तान थे और चाइना थे। हम लोग सब मिलकर एक बार कुछ मीटिंग की। चाइना भी थे यहाँ पे हमारे साथ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चाइना और ये सबको मिलकर हम लोग मीटिंग की और ईरान से डिस्कस किए कि क्या किया जाए, यहाँ पे क्यों इतना प्रॉब्लम है, चलिए पीस से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव हो लिया जाए। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव आपको पर स्टार्ट जो किया गया था हमारे द्वारा नहीं, ये ईरान के द्वारा ही लाया गया था, क्योंकि यूएस के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि ये ईरान का ही एक्टिविटीज है। ये जो वहां पे रिसेंटली जो एक ड्रोन के द्वारा मार कराया गया वो ईरान के ही लोग जानबूझ के किए हैं। तो ये सब बात लेके वहां पे आया। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड। तो ये बात हमें भी, मतलब ये मीटिंग की है, ऊपर से चाइना भी हमारे साथ है। ठीक है, तो ये सब चीज से रिलेटेड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट में न्यूज में बन गया था। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड थोड़ा जान लेते हैं। तो ये एक वाटर पैसेज है। ठीक है, पैसेज है आपको जो कि सेपरेट करता है ईरान को और ओमन को। ठीक है, इसके अलावा मतलब वाटर सेपरेट्स ईरान एंड ओमन, जो कि लिंक करता है गल्फ ऑफ, आपको गल्फ जो है ना, आपको गल्फ ऑफ ओमन और आपको अरबियन सी। ठीक है, ये सारे दोनों चीज को आपको ये सेपरेट करता है। इसके अलावा ये जो आपको स्ट्रेट है ना, ये लगभग 33 किलोमीटर का है, 33 किलोमीटर का वाइड है। बट जो शिप जाने का रास्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर का है। सोच सकते हैं 3 किलोमीटर में शिप्स का लेन देन आना जाना होता है। तो कितना छोटा एक तरह से वाटर बॉडी है, जहां से लगभग, आपको डेटा में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, कि लगभग 2/3 ऑफ द ऑयल एंड हाफ ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया जो है ना, हम इंपोर्ट करते हैं यही स्ट्रेट से। तो सोच सकते हैं 3 किलोमीटर जो एरिया है ना, डिस्टेंस वाइड जो गैप है, वहीं से ये हम लोग सारे वेसल्स हमारे आते हैं। इसके अलावा लगभग 18 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर दिन, मतलब 18 मिलियन जो है ना, ये हर दिन यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। सोच सकते हैं बैरल्स, 18 मिलियन बैरल्स के लगभग में पास होता है, जो कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड है। सोच सकते हो वर्ल्ड का 1/3 ऑयल ट्रेड इस हॉर्मुज जो स्ट्रेट है ना, यहाँ से पास होता है। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके ऊपर से हम और चाइना दोनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया हमारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये जो समिट हुआ है ये आपको जिसके द्वारा किया गया है वो हो गया इंपॉर्टेंट। क्या है? तेरी से रिलेटेड थोड़ा जानेंगे। इसका जो थीम था ये पहले जान लेते हैं। जो इसका थीम था, आपको टुवर्ड्स 2030 गोल्स, आप जानती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक पूरा करना है। टोटल कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स है। क्या क्या है प्लीज जो भी है एक बार आप रिकैप कर लीजिए। तो टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। ठीक है, मेकिंग द डिकेड काउंट, ये जो 10 साल है ना, 2020 में लिया गया है, तो 20 से 30 तक के कैसे करके डिकेड में काउंट करेंगे सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड, इसलिए ये इस टाइप का ही थीम रखा गया है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है ये है क्या? तो ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो कि द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये प्रोवाइड करता है कि कैसे करके एक प्लेटफॉर्म के अंदर ग्लोबल लीडर्स और प्रैक्टिशनर्स अपना डिस्कस करेंगे और अपना जो भी एक्टिविटीज को क्लाइमेटिक इश्यू से रिलेटेड पूरे यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए कैसे वो अपना फुल फेज में वहां पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और स्पेशली ये जो किया गया है ये दिल्ली, मतलब ये जो इट इज कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, विच वाज इनिशिएटेड इन 2001, 2001 से जो इनिशिएट किया गया था, ये अभी तक ये दिल्ली एज उस वक्त दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट से जो स्टार्ट किया गया था, अभी भी उसी फेज में उसी तरीके से बहुत जोरों शोर से चला जा रहा है। ठीक है, और ये तेरी जो ये जिस बॉडी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे बोला कि इसको इस बॉडी में लिखेंगे, तो ये तेरी क्या है? तो तेरी आपको हो गया एक लीडिंग थिंक टैंक है जो कि कंडक्ट करता है रिसर्च, मतलब इस तरह का रिसर्च फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये रिसर्च काम करता है, जो कि आपको कहाँ का? इंडिया का है। ठीक है, और ये ग्लोबल साउथ, पूरा साउथ जो है ना, इसका ये सबसे बहुत ही मतलब एक तरह का इंपॉर्टेंट ये आपको ऑर्गेनाइजेशन ये तेरी। ठीक है, और ये तेरी का जो स्टेबलाइज किया गया था 1974 में एज अ क्या? इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन एनर्जी इश्यूज। बट धीरे 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 वो क्या होगा? एक तरह से रिसर्च का ही एक पार्ट बन गया कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, क्योंकि हमारा है ये, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे।
अगला टॉपिक हो गया हमको ग्रीन क्रेडिट स्कीम। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, थोड़ा इसके बारे में अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो इसे हम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिख रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में बना था ये इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है ना, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। मैं आपको थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में और अच्छे से समझाता हूँ, प्लीज़ थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम है ना, ये आपको कैंपा सुना होगा आपने, जो एफोरेस्टेशन जो भी होता है ना, उससे रिलेटेड कैसे कॉम्पेंसेशन किया जाएगा आपने पहले पढ़ा होगा। तो समझ सकते हैं आप कि ये जो कैंपा का पार्ट 2 है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कैंपा से रिलेटेड मेरे पहले की वीडियोस में नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग नीचे वीडियोस का जो लिंक है उसका प्लीज़ एक बार देखिए उस प्लेलिस्ट को, और या नहीं तो आप एटलीस्ट गूगल जरूर कर ले फिलहाल एट द पॉइंट, ताकि आप इसे और अच्छे से रिलेट कर सकें, ठीक है। ये जो की फीचर्स इसका बोला गया है कि इट अलाउ करता है ये फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज कमोडिटी, मतलब फॉरेस्ट को ही एज अ कमोडिटी, जैसे शेयर मार्केट में आप कुछ कुछ कमोडिटी का शेयरिंग करते हैं ना, या मार्केट में अमेजन में या कहीं पर भी, तो ये एक फॉरेस्ट को कमोडिटी के तौर पे यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या मेन इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड बोल रहा है कि ये जो स्कीम है ये अलाउ करेगा कि एजेंसीज को, या जैसे आपको प्राइवेट कंपनीज या विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो भी होता है ना, गाँव के जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज या प्राइवेट कंपनीज को, वो लोग एक आइडेंटिफाई करेंगे कोई लैंड को, ठीक है, और उसके बाद उनको प्लांटेशन वहाँ पे, मतलब एक गाँव वाले या प्राइवेट कंपनी एक खाली एरिया को देखे, आइडेंटिफाई किए, उसके बाद वहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब वो प्लांटेशन का पूरा 3 साल हो जाएगा ना, और वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा कि वो फॉरेस्ट लैंड है, जब जैसा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्राइटेरिया में दिया हुआ है, तब जाके क्या होगा, वो एक तरह से एलिजिबल हो जाएंगे कि कमोडिटी या फॉरेस्ट का जो ट्रेडिंग है ना वो कर सकते हैं। मतलब कैसे, देखिए आपको एफॉरेस्टेशन जैसे कैंपा में जो अभी तक में जो बोला गया था कि अगर आपको कोई कंपनी है जिसको आपको किसी एक एरिया में आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाना है, तो आपको वो उस एरिया का जंगल वगैरह जो है वो तो काटना पड़ेगा। तो वो जो आप काटेंगे, तो अभी के टाइम में क्या करना पड़ता था, जितना का आप एरिया आप क्लियर किया ना, उतना का पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या क्या पेमेंट पे किया, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेसमैन के लिए, ये तो दे देंगे। बट उसके साथ भी क्या बोला जा रहा है कि आपको इतना ही एरिया आपको एक साइड में आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जहां पे वो गवर्नमेंट क्या करेंगे, इस पैसे से वहां पे प्लांटेशन करेंगे, वहां पे फॉरेस्ट वहां पे बनाएंगे, फॉरेस्ट एक एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया से रिलेटेड देने वाला बात आ रहा था ना, ये यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आ जा रहा था, क्योंकि उनको लैंड खोजने में तो ऐसे ही 12 बज जा रहा था कि उनको जहाँ बिजनेस वो कर सके। अब उनके पास फॉरेस्ट से रिलेटेड भी, तो ये सब क्या हुआ कि बहुत सालों ये जब से चल रहा है तब से ना बहुत सारे पेंडिंग केसेस आए, और पैसे तो ठीक टाइम पे जा रहे हैं, पर लैंड वहां पे लैंड का भी खोजा गया, बट लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि जो भी फंड में पैसे हैं, बट उनको एज अ फॉरेस्ट बनाने के लिए उनको नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सब की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में बना था। तो इसलिए आपको ये अभी का कहानी बताया, ये आपको मैंने प्रेजेंट सिनेरियो भी बता दिया, ये आपको जो भी ये इंप्लीमेंटेशन किस लिए हो रहा है ये सब भी आपको बता दिया कि क्यों इसको, इसलिए तब ये जो ऐसा कंडीशन आ रहा था ना कि पैसा पेमेंट हो रहा है और यहाँ पर फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कवर नहीं हो रहा था, तब इससे सिचुएशन इसको डील करने के लिए ये लेके आया गया क्रेडिट, आपको जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम, ठीक है। इस स्कीम किससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बोल रहा है फिर कि आप जो भी करना है आपको यहाँ पे, जो भी प्राइवेट कंपनीज या आपको विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज है ना, वो लोग पहले ही अपना कोई भी एरिया ना, इतना एकड़ ऑफ लैंड, अगर वो मतलब नंबर ऑफ एरिया जैसे वो सेल करना है, आप वहाँ उस कोई भी एक एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उस एरिया को जो भी आपको इन्वेस्टर्स है ना, उनको आपको जो चाहिए आप उनको सेल कर दीजिए एज अ कमोडिटी। तो एक तरह से फॉरेस्ट का उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो पैसे देने के राजी है, बस उनको एरिया चाहिए, तब इस तरह से उनको भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप उनको सेल कर दिए और इस तरह से आपको भी प्रॉफिट हो गया। तो ये आपको एक तरह का ग्रीन क्रेडिट स्कीम के ऊपर ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और बात यहाँ पे अभी बोला जा रहा है, जो मेन चीज आपको कि जो क्यों आया चेंज करने से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड तो मैंने आपको बताया, पर इसमें जो कुछ डिजिट फिगर है वो थोड़ा जान लेते हैं। लगभग देखा गया कि 50,000 करोड़ का यहाँ पे कलेक्शन तो हो रहा है पूरे 10 सालों में, देखा गया पिछले 10 साल में, ठीक है, बट फंड का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। तो इसलिए लगभग आपको, इसलिए ये आपको जो स्कीम लेके आ जा रहा है, इससे उम्मीद किया जाता है कि इस तरह का लाभ और इस तरह का प्रॉब्लम स्पेशली जो भी है ना बिजनेसमैन लोग को भी होगा नहीं, वो अपना काम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और जो लोग भी एनवायरमेंटलिस्ट है ना, या जो भी प्राइवेट कंपनीज है जो इस तरह का फॉरेस्ट से रिलेटेड ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड में बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इस तरह का स्कीम आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 2015 में, मतलब ये बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम, सॉरी मैं गलत बोला, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि ये स्कीम यहाँ पे आया है, 2015 में इस तरह का स्कीम को लाया गया था एज ए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से, ठीक है। बट ये अप्रूव नहीं किया गया था, वहाँ के उस वक्त के जो मिनिस्टर थे ना, उनके द्वारा ये अप्रूवल नहीं मिला था फाइनल अथॉरिटी, ठीक है। उम्मीद किया जाता है कि इस तरह का बेनिफिट जो भी हमने है वो डिस्कस कर ही लिया, ठीक है।
बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि आपको इंडिया पाकिस्तान ट्रेड फ्रीज जो कि हिट्स किया लगभग 1000, मतलब इतने जन को हिट किया है बहुत ही बुरी तरह से जब वो पुलवामा अटैक वाला इश्यूज हुआ था। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है और ये हमारे और पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये जो ब्यूरो ऑफ रिसर्च ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स है ना, ब्रीफ, इनके द्वारा एक रिलीज किया गया एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने वो बता रहे हैं कि कैसे करके हाईलाइट किया जा रहा है सारे इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड शटडाउन जो भी हुआ है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो सारे वो इम्पैक्ट्स को वो अपने रिपोर्ट में बता रहे हैं। और ये रिपोर्ट को बोला जा रहा है यूनिलैटरल डिसीजन बायलैटरल लॉसेस। ठीक है, अपना अपना डिसीजन ले लिए हैं दोनों, ये इंडिया अपना डिसीजन ले लिया, पाकिस्तान अपना डिसीजन ले, और लॉस पूरा बायलैटरल दोनों को ही हो रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट का नाम रखा गया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था मैंने बता दिया, पुलवामा अटैक की वजह से इंडिया ने अपना स्टेप्स ले लिया, पाकिस्तान ने अपना स्टेप्स ले लिया, और मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था इंडिया ने पाकिस्तान से छीन लिया, जिसके वजह से पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि हम अपने ऊपर से एयर स्पेस बैन कर रहे हैं, इंडिया को कोई भी तरह का रिलेशन भी हम नहीं रखेंगे। ठीक है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन जो क्या होता है कि आपको इससे रिलेटेड मैंने पहले भी बताया कि WTO के रूल्स के अंदर में अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन रखते हैं आप, तो अगर आप किसी एक कंट्री को अगर आप किसी तरह का आप टैरिफ मतलब लाभ दे रहे हैं, तो आपको बाकी जितने भी मेंबर्स है उन कंट्रीज को भी उसी तरह का लाभ देना होगा। बट उसमें कुछ कुछ आपको एक्सेप्शन है, उतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन हमने अभी पाकिस्तान से रिलेटेड डील किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया हमारा चाइनीज पैडल फिश, जो कि हाल ही में कहाँ पे, यांगते रिवर, जो कि आपको एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ना, पहले भी आपको इसका डायग्राम दिखाया हूँ। तो यांगते रिवर में ये जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, इसके बारे में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये यांगते रिवर के में ये पाए जाते थे ये पैडल फिश। ठीक है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पीसीज है जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्पीसीज थे, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये डिक्लेयर कर गया था एक्सटिंक्ट कब, साइंटिस्ट के द्वारा 2003 में ही। ठीक है, बट अभी फाइनली जाके ये एक्सटिंक्ट पूरी तरह से हो गया। ठीक है, साइंटिस्ट उसी वक्त बोल दिए थे कि अब इनके प्रजाति नहीं है, क्योंकि जो उनके जो मेन थे ना, जो आपको 2 अदर नोटेबल यांगते स्पीसीज जो थे वो रिव्स और शाद जो कि पाए जाते हैं, और फीस जो बाजी। ठीक है, ये दोनों एक अलग टाइप के जो है वो भी इसी आपको नोटेबल आपको स्पीसीज है, जो कि काफी ज्यादा मतलब आपको एज अ न्यूज में रहते हैं, जो कि आपको क्या है, यांगते रिवर के डॉल्फिन है। ठीक है, हमारे भी गंगेटिक जो डॉल्फिन है वो भी काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, थोड़ा उनसे रिलेटेड पढ़ लीजिएगा कि IUCN के द्वारा कौन सा स्टेटस दिया गया है जो कि गंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, अगला टॉपिक हो गया स्मोक टावर। ये स्मोक टावर कौन से स्टेट से है, ये दिल्ली में, स्टेट नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल है हमारा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्मोक टावर लाया गया है, किनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था, ये आपको गौतम गंभीर जो है क्रिकेटर है ना, उनके द्वारा ही ये लेके आया गया था। तो ये स्मोक टावर आपको लाजपत नगर जो कि वहाँ पे ये लाया गया था। ठीक है, वहाँ पे इम्प्लांट किया गया। तो ये स्टार्टिंग में कब, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवंबर में ही डायरेक्शन दिया गया था सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को ही, कि एक प्लान वो प्रिपेयर करे कि स्मोक टावर्स टाइप का कुछ लेके आना होगा, और कैपिटल के बहुत सारे डिफरेंट एरिया में उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको गौतम गंभीर जी के द्वारा ये अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि फिल्टर्स जो भी है ना टावर, वो क्या करेंगे, कार्बन नैनो फाइबर्स होते हैं जो कि मेजर कंपोनेंट को पूरी तरह से फिल्टर करेंगे। ठीक है, कार्बन नैनो फाइबर से वहां पे लगे हुए जो कि मेजर कंपोनेंट को फिल्टर करने का काम करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हो गया हमारा जो कुटपुई फेस्टिवल। इसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही डायग्राम में दिखाया था कि नॉर्थ ईस्टर्न से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल हो या कोई भी चीज़ हो ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा पूरा ध्यान उस एरिया को ही डेवलप करने में लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं जिनका हम सही तरीके से यूज़ करें तो उस एरिया को भी हम डेवलप कर सकेंगे, और हम अपने इसी तरह अपने कंट्री को भी डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मिजोरम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया कि जो कुटपुई है ना, ये आपको ग्लोबली एक तरह से यूनिफाई करने का काम करेगा मिजो ट्राइब्स का, जितने भी मिजो ट्राइब्स है ना पूरे कंट्री में, यहाँ पे ये करने वाला है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फेस्टिवल हुआ ना, ये आपको वंगमुन में हुआ। ठीक है, ये वंगमुन कहाँ पे, ये मिजोरम में नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा। ये मिजोरम में ये जगह नहीं है, ये आपको त्रिपुरा में मिलेगा, ये एक जगह है, सटता हुआ मिलेगा आपको मिजोरम से। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है फर्स्ट टाइम फेस्टिवल आपको यहाँ पे किया गया, ताकि जितने भी मिजो पीपल है ना वहाँ पे, उसको वो अपने स्टेट में लेके आए और उसके बाद यूनाइट कर सके। ठीक है, एक तरह से ये बोला गया है यूनिफाई करने का सारा मिजो टाइप का, इसलिए इस फेस्टिवल का नाम है जो कुटपुई फेस्टिवल। ठीक है, इसके अलावा इसमें एम किया जाता है, जैसा मैंने बताया, रीयूनिफाइंग करना, स्ट्रेंथ करना ब्रदरहुड को, और जितने भी डिफरेंट ट्राइब्स हैं मिजो के उनसे रिलेटेड डील करना। तो वही जो लोग वहाँ पे रहे होंगे ना वंगमुन में, वहाँ पे ये फेस्टिवल लिया गया।
पर मनाया गया। अगला टॉपिक है सक्षम। सक्षम से रिलेटेड हम ये जानेंगे कि ये हाल ही में एक इट इज अ पीपल्स सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन, ठीक है, पीपल सेंट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन है जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा ये किया गया, ठीक है। ये सक्षम एक तरह से इन्वॉल्व करेगा ऑयल गैस और पीएसयू जितने भी है ना, उसके साथ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे को एक जगह ये सक्षम की तरह मदद से इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। ये क्रिएट करेगा फोकस कैसे करके हम अटेंशन दे सके सारे फ्यूल कंजर्वेशन आपको इनिशिएटिव से रिलेटेड, ठीक है। और ये पीसीआरए एक्चुअली 1978 में ही स्टेबलाइज किया गया था, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंदर अपना पावर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर। उसके अलावा ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एज अ पीसीआरए इज अ नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो कि प्रमोट करने का एनर्जी को कैसे एफिशिएंट वे में पूरे इकोनॉमिक सेक्टर में ध्यान दिया जाए, मतलब कैसे करके और बढ़ाया जा सके उस पर ये ध्यान देता है पीसीआरए, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक सा बात हो गया, उतने ज्यादा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान रखिए, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया संगीता कलानिधि अवार्ड। ये संगीता कलानिधि अवार्ड आपको ये जो एस सौम्या है ना, उनको ये इस बार मिला है संगीता कलानिधि अवार्ड, इसलिए ये आपको न्यूज है। तो आपको एस सौम्या उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये अवार्ड से रिलेटेड है। क्या है ये? तो ये अवार्ड आपको दिया जाता है म्यूजिक एकेडमी जो कि चेन्नई में है, ठीक है, जो कि अवार्ड हर साल दिया जाता है कार्नाटिक म्यूजिशियन को, ठीक है, कार्नाटिक म्यूजिशियन को दिया जाता है कहाँ पे? चेन्नई में, ठीक है। अगला टॉपिक है आपको ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ 2020, ठीक है, ईयर ऑफ द नर्स और मिडवाइफ, ध्यान दीजिएगा। तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा डेजिग्नेट किया गया कि 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो इसमें जो की फैक्ट रखा गया है कि ये जो है ना आपको अब ये नर्स से रिलेटेड ये आपको बाइसेंटेनरी किया गया है, मतलब लगभग 200 साल हो गया है इनके बर्थ का, किसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ का, उसी के लिए ये आपको ये सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स, ठीक है, जो कि नाइटिंगेल कौन थे? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। 200 साल है वो, जबकि 50 या 100 साल या 150 साल या 200 साल हो तो उस चीज वो बॉडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो पर्सनालिटी भी, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मॉडर्न नर्सिंग से रिलेटेड ये ज्यादा बने हुए थे, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया आपको सहयोग कीजिन, ठीक है, सहयोग कीजिन से रिलेटेड है। ये एक कोस्ट गार्ड मतलब एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड कर रहे हैं। ये आपको सहयोग हो गया, ये हमारा वर्ड है, कईजिन हो गया आपको ये जापान का वर्ड है, ठीक है, मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया, सहयोग कईजिन बोल के है, ठीक है। इसका जो लास्ट एडिशन वो इंडिया में ही हुआ था, इसलिए और ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया वेब पोर्टल गति। ये गति एक पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, बट ये आपको क्रिएट किया गया NHAI के द्वारा जो कि नेशनल आपको हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये पोर्टल में स्पेशली क्या होगा, अभी हाल ही में हमने थोड़ी देर पहले ही आपको रोड से रिलेटेड पढ़ा, रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड कैसे करके IIT मद्रास के द्वारा एक आपको एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उसी तरह से ये एक पोर्टल है गति पोर्टल, जो कि आपको NHAI का वेबसाइट ही एक्सेस मतलब वो कर सकेंगे। वहां पे क्या है एक तरह से कि कॉन्ट्रैक्टर्स या कंसेशनरीज जो है ना वो अपना जो भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यूज है ना वो आपको इस गति के द्वारा NHAI वेबसाइट में ना शेयर कर सकेंगे कि इस तरह का इश्यूज आ रहा है वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स का या किसी भी चीज का, ठीक है। जिससे क्या होगा, टाइमली इंप्लीमेंटेशन किसी भी इतने कॉस्टली जो हाईवे प्रोजेक्ट्स है ना उसको ठीक से किया जा सके, ठीक है। और ये जो गति है ना ये आपको NHAI के द्वारा जो भी वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स है ना उनको मतलब एकदम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है ना उनके भी जो मिनिस्टर्स है जो भी उनके ऑफिसर्स है वो भी इनको नोट करेंगे, मतलब मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक है सागरमाथा संवाद। ये सागरमाथा संवाद ना फर्स्ट एवर मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग है जो कि नेपाल में रिसेंटली हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सागरमाथा संवाद नेपाल में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो अटेंड किए हैं बहुत सारे ग्लोबल फिगर्स अटेंड किए हैं, जो कि आपको सिर्फ लीडर्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ सार्क ही नहीं बहुत सारे और भी जगह से है, ठीक है। सार्क के लोग तो थे ही, उसके अलावा भी बहुत लोग आए थे, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होगा इस तरह का जो कि नेपाल में अभी हुआ है, ठीक है। सागरमाथा संवाद ध्यान रखिएगा ये नेपाल में हुआ है। अगला टॉपिक जो कि आज का आखिरी है ये आपको सी गार्जियंस 2020 ना आपको एक ज्वाइंट नेवल ड्रिल है जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में, देखिए हम नहीं है बट ये पाकिस्तान चाइना दोनों ही हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त
हैं, तो इनसे रिलेटेड वो कुछ काम कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारे लेक्चर्स पसंद आए, सारे जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए पसंद आए होंगे और समझ भी पाए होंगे आप। अगर प्लीज़ कहीं भी कुछ डाउट है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उससे रिलेटेड जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ सजेशन या अगले वीडियोज़ में कुछ छोटा सा एक क्लिप लेके जरूर आ जाऊँगा, उसमें ऐड कर दूंगा। बट प्लीज़ आप लोग अपना जो भी हो उतना ही ज़्यादा मेरे साथ आप अपना जो भी हो अटैचमेंट दिखाइए, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लीज़ उसमें आप इन्वॉल्व होइए। जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाऊंगा कि वो सारे कमेंट्स जब भी मैं पढ़ता हूँ तो इसलिए और जितना हो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ में आगे लेके आऊँगा। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ अगर कहीं भी लगे आपको मेरे एफर्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।